नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस बाय वीपी मेला में। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 का 7 नंबर चैप्टर पौधों को जानिए। तो उम्मीद है यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तथा प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा क्लास को लाइक करना। देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पौधे के बारे में, पौधे का सामान्य परिचय, पौधे के जो पार्ट होते हैं जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पुष्प हो गया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा 7 नंबर का चैप्टर रहेगा। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है पौधे को जानिए। अब देखो हम जहाँ पर रहते हैं हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। हम ये देखते भी है कि हमारे घरों में या हमारे खेतों में बाहर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके आकार में विभिन्नता होती है। किसी का आकार छोटा होता है, किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का आकार मीडियम होता है। तो देखो हमारे चारों ओर के पर्यावरण में अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिनके आकार में विभिन्नता पाई जाती है। जिनके आकार में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता क्यों पाई जाती है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। यहाँ से देखो कुछ पौधे छोटे होते हैं जबकि कुछ पौधे बड़े होते हैं। यानी कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तभी तो उनके आकार में विभिन्नता हो जाएगी। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। ये अक्सर हम आमतौर पर देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती है, हरी होती है, जबकि कुछ की लालिमा युक्त पत्तियां होती हैं। ये भी हमने देखा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके आकार में विभिन्नता होती है, जिनका उपयोग अलग अलग होता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जबकि कुछ बड़े होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं, कुछ समान होते हैं, कुछ असमान होते हैं, कुछ की पत्तियां हरी होती है, कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। ये हमारा सामान्य परिचय था। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आकार के आधार पर पौधे का यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। किस आधार पर? आकार के आधार पर। 6 क्लास में बस ओनली इतना दे रखा है कि आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो 3 भाग हो जाएंगे, जैसे शाख हो गया, झाड़ी हो गया, वृक्ष हो गया। ये इन तीनों प्रकार को हम अलग अलग पढ़ेंगे। शाख हो गया, झाड़ी हो गया और वृक्ष हो गया। शाख में आपको पता हो क्या क्या आता है, जैसे टमाटर आता है, टमाटर आ गया। इसके अलावा चावल की बात कर लो, गेहूं की बात कर लो, ये सारे के सारे किस में आएंगे? शाक वाले में आएंगे। डिटेल से हम पढ़ेंगे इनके बारे में। झाड़ी में जैसे झाड़ी हो गया, क्या हो गया? झाड़ी हो गया। वृक्ष की हम बात करें तो जैसे पीपल का वृक्ष ले लो आप, नीम का ले लो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वृक्ष हो जाएंगे जो बड़े होते हैं। अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारा आता है शाक। यदि शाक की हम बात करें तो इसका तना, तने की हम बात करें सबसे पहले तो इसका तना क्या होता है? हरा होता है तथा कोमल होता है। तने की हम बात करें कि इसका तना कैसा होता है, शाक में तने की हम बात करें तो तना कैसा होता है? हरा होता है एवं कोमल होता है। कैसा होता है? हरा होता है एवं कोमल होता है। यानी इसका कठोर तना नहीं होता है, कोमल तना होता है। यदि हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो शाक वर्ग में जो पौधे आते हैं उनकी ऊंचाई क्या होती है? अक्सर कम होती है। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई कम होती है। अन्य पौधों की तुलना में इनकी ऊंचाई क्या होती है? कम होती है। सामान्यतः छोटे होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे होते हैं, सामान्यतः छोटे होते हैं। अक्सर दूसरों की तुलना में ये क्या? छोटे होते हैं। इनकी विशेषता हो गई। इनके अंदर यदि बात करें तो पौधों के अंदर शाखाएं नहीं फैली होती हैं। क्या नहीं होती? इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। शाखाएं नहीं होती हैं। शाखाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो इनको आसानी से मोड़ सकते हैं हम। यानी आसानी से मोड़ा जा सकता है इनको। क्या कर सकते हैं? इस वर्ग के पौधों को आसानी से हम मोड़ सकते हैं, तोड़ तोड़ मरोड़ सकते हैं। आसानी से मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी किसकी विशेषता हो जाएंगी? साग वर्ग की जो विशेषताएं होती हैं। तने की बात करें तो हरा होता है एवं कोमल होता है। ऊंचाई की बात करें तो कम होती है, छोटे होते हैं, इनके शाखाएं नहीं होती हैं, तो इनको आसानी से हम तोड़ या मरोड़ सकते हैं। अब यदि हम एग्जाम्पल की बात करें कि इस वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे एक तो हमने पहले ही देखा था टमाटर। टमाटर का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो चावल का हो जाएगा। ये सारे के सारे किस वर्ग में आ जाएंगे? तो सारे के सारे साग वर्ग में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अगला आएगा, देखो झाड़ी। तो देखो झाड़ी में कौन कौन से आते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले हम तने की बात करें, क्या? तना। तो झाड़ी में तना कैसा होगा? कठोर होगा। साग में किस तरह था, कैसा था? कठोर नहीं था, मुलायम था, कोमल था। जबकि झाड़ी में कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। यदि हम शाखाओं की बात करें तो तने तने के आधार के समीप से
आधार के समीप से निकलती हैं। क्या निकलती हैं? शाखा निकलती हैं, शाखाएं। यदि हमने शाख में पढ़ा था कि शाखाएं नहीं होती, जबकि झाड़ी वर्ग की हम बात करें तो शाखाएं जो तने का आधार होता है उसके समीप से निकलती है, यानी इसमें शाखाएं होती है। तना कैसा होता है? कठोर होता है। जबकि यदि हम बात करें कि तना की हम बात करें तो तना अधिक कठोर तो होता है पर मोटा नहीं होता है। तना मोटा नहीं होता है, नहीं होता है। ये झाड़ी जो वर्ग है उसकी विशेषता हो जाएगी। क्या तना क्या होता है? कठोर होता है पर मोटा नहीं होता है, पतला ही होता है। तने के आधार के समीप से शाखाएं निकलती है इसमें। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें झाड़ी का हो जाएगा, जैसे झाड़ी स्वयं आ जाएगा। झाड़ी के अलावा आपने मेहंदी का पौधा देखा होगा। किसका? मेहंदी का। मेहंदी का हो जाएगा। इसके अलावा नींबू का पौधा हो जाएगा। ये सारे के सारे किस वर्ग में आ जाएंगे? तो सारे के सारे झाड़ी वर्ग में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, अपना आता है वृक्ष। ये पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत ऊंचे होते हैं। आपको याद रखना कि वृक्ष होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं। ऊंचे होते हैं इसका मतलब इनका तना क्या हो जाएगा? कठोर होगा। तना कठोर होता है। यदि मुलायम होगा तो इतनी ऊंचाई तक नहीं जाएंगे, तना कठोर होता है। इसके अलावा यदि बात करें, तने का कलर कैसा होता है? यानी गहरे भूरे रंग का होता है। गहरे भूरे रंग का तना होता है इनका। गहरे भूरे रंग का तना होता है। शाखाएं भी अधिक होती हैं इनके। तने के जो तना है, ये मान लो तना है, तो इस तने का जो ऊपरी भाग है, यहाँ से अलग अलग इसकी शाखाएं बनेंगी। यानी इसकी बात करें तो शाखाएं अत्यधिक होती हैं, शाखाएं इसमें अधिक होती हैं। तो देखो, हमने झाड़ी वृक्ष की बात करी तो वृक्ष में क्या होता है? बहुत ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं, तना कठोर होता है, तना सुदृढ़ होता है। तने का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। यदि हम बात करें इसकी शाखाओं की तो तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो नीम हो जाएगा। नीम का पौधा आपने देखा होगा। नीम की हाइट भी अत्यधिक होती है, तना भी सुदृढ़ होता है, कठोर होता है, भूरे रंग का होता है इसका तना भी। और शाखाएं भी आपने देखी होगी, जहाँ से तना एंड होता है मतलब, तो शाखाएं अलग अलग भागों में बंट जाती है, यानी बहुत सारी शाखाएं होती हैं इसमें। नीम हो गया, शीशम हो गया, इसके अलावा आम का हो गया। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? तो सारे के सारे वृक्ष में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक आता है विसर्पी लता। ये क्या होती है? देखो, ऐसे पौधे जिनका तना क्या होता है? कमजोर होता है, चाहे सीधे खड़े नहीं रह सकते, यानी भूमि पर ही फैल जाते हैं। यदि परिभाषा की हम बात करें तो देखो, ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है। तना क्या होता है? कमजोर होता है, कमजोर होता है। सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं। यानी क्या होता है फिर? भूमि पर ही फैलते हैं। भूमि पर एक जाल नुमा संरचना बना लेते हैं, यानी भूमि पर ही फैलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे विसर्पी लता। यानी ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, यानी भूमि पर ही फैल जाते हैं, भूमि पर एक संरचना बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विसर्पी लता बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आरोही। आरोही क्या होता है? देखो, ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है लेकिन वो आसपास के ढांचे के साथ ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? आरोही बोलेंगे। देखो, तना कैसा होता है? तना कमजोर होता है। विसर्पी लता जैसे होते हैं, नहीं, तना क्या होता है? कमजोर होता है। लेकिन इनकी एक खास बात यह है कि जो आसपास इनके कुछ भी मिलता है, नहीं, आसपास आसपास के ढांचे के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे हम आरोही। यानी तना क्या होता है? कमजोर होता है, लेकिन आसपास जो भी इनके सामग्री या सामान होता है या कुछ अन्य पेड़ पौधा होता है, वृक्ष होता है या कोई दीवार होती है, उसके सारे सारे ऊपर तक चले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे आरोही। नेक्स्ट आ जाएगा, हम पौधे के भागों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्तियों के बारे में।
देखो पत्तियां निकलती कहाँ से हैं पेड़ पौधे के। देखो पेड़ पौधे का जो तना होता है, टहनी होता है, उसके बाद पत्ती होती है। तो जहां से पत्तियां पौधे के तने पर स्थित एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं पर्वत संधि, कहाँ से निकलती हैं, ये तना हो गया, तो ये भाग है ना, ये भाग क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पर्वत संधि। क्या हो जाएगा, पर्वत संधि। तो पहली बात आपको याद याद रखनी है कि पत्तियां पौधे के किस भाग से निकलती हैं, तो पर्वत संधि से निकलती हैं। यानी पर्वत संधि क्या हो जाएगा, वह भाग जहां से पत्तियां पौधे के तने से निकलती हैं, उस भाग उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, पर्वत संधि बोलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पत्ती का वह भाग जो तने के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पर्णवरंत। क्या बोलते हैं, पर्णवरंत। जैसे ये नाम लिखा हो, ये जो भाग है इतना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तना। तने के साथ जो पत्ती का भाग जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्णवरंत। तो दो परिभाषा याद हो जाएंगी। यानी पत्तियां पौधे के तने पर स्थित जिस भाग से निकलती है उसे हम बोलते हैं पर्वत संधि। तने से लेकर पत्ती तक का जो भाग होता है, यानी पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने के साथ जुड़ी रहती है उसे क्या बोलते हैं, उसे पर्णवरंत बोलते हैं। अब देखो आपको ये हरा चपटा भाग दिख रहा होगा पत्ती का इतना बड़ा, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, तो इस भाग को हम बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं, फलक। ये हो जाएगा हमारा फलक। यानी संपूर्ण जो हरा बड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फलक बोलते हैं, जो चपटा भाग होता है। और इसी जो बड़ा भाग है इसी में किसकी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। अब यदि हम बात करें जो ये फलक है इसे हम बोलते हैं पर्ण फलक भी बोलते हैं। फलक को क्या बोलते हैं, पर्ण फलक भी बोलते हैं इस पूरे भाग को। जो इसके किनारे हैं, इस पर्ण फलक के जो ये किनारे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम एक नाम देते हैं, इन्हें बोलते हैं हम पर्णकोर। क्या बोलते हैं, पर्णकोर बोलते हैं। जो फलक या पर्ण फलक के जो किनारे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पर्णकोर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पर्वत संधि, जहां से पत्ती निकलती है तने के उस भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्वत संधि बोलते हैं। तना और पत्ती के जो मध्य का भाग होता है उसे हम बोलते हैं पर्णवरंत बोलते हैं। पत्ती का जो चपटा हरा उभरा हुआ आपको भाग दिखाई दे रहा है उसे हम पलक बोलते हैं या फिर पर्ण फलक बोलते हैं। पर्ण फलक के चारों ओर का जो भाग किनारा दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं पर्णकोर बोलते हैं। अब देखो पर्ण फलक में सेवन है तुम, इसमें कुछ भाग होते हैं जैसे मध्य शिरा, शिराएं शिराएं पाई जाती हैं। ये पत्तियों क्या करती है, दृढ़ता प्रदान, मजबूती प्रदान करती है। किसमें, पर्ण फलक में। पर्ण फलक कौन सा भाग है, ये पूरा टोटल भाग है वो पर्ण फलक हो जाएगा। इसमें क्या पाए जाते हैं, इस भाग के अंदर शिरा, मध्य शिरा तथा शिरिकाएं पाई जाती हैं जो इस पत्तियों क्या आती हैं, दृढ़ता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, देखो मध्य शिरा। मध्य शिरा, मध्य शिरा क्या होती है, परिभाषा की हम बात करें तो मध्य शिरा क्या होती है, पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है, यानी पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्य शिरा बोलते हैं। इसके अलावा बात करें पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाई गई एक डिजाइन होती है जिसे शिरा विन्यास कहते हैं। हम देखो कौन सा होता है, देखो ये बात करें, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मध्य शिरा। जो ये होता है इसको हम बोलते हैं मध्य शिरा, मध्य शिरा। और मध्य शिरा के तो देखो साइड में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे शिराएं बोलेंगे। और इस शिराओं तथा मध्य शिरा के द्वारा जो ये डिजाइनें बनती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम शिरा विन्यास बोलते हैं। अब देखो शिरा विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जालिका रूपी, पहला तो होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास। कौन सा हो जाएगा, जालिका रूपी शिरा विन्यास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा समानांतर, कौन सा हो जाएगा, समानांतर शिरा विन्यास हो जाएगा। यानी शिरा विन्यास कितने हो जाएंगे, दो होंगे। जालिका रूपी था समानांतर शिरा विन्यास दो प्रकार के हो जाएंगे। अब देखो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जालिका रूपी शिरा विन्यास। इसमें देखो क्या होता है, जब शिरा में सिरिकाएं मिलकर पत्ती पर जाल जैसी संरचना बनाती हैं। कैसी संरचना बनाती हैं, जाल जैसी। कौन कौन मिलकर बनाएगा, तो देखो शिरा व सिरिकाएं
सिलिकाएं मिलकर पत्ती पर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं। पत्ती पर कैसी संरचना बनाती हैं? एक जालनुमा संरचना बनाती हैं। जालनुमा संरचना, जालनुमा संरचना बनाती हैं, जालनुमा संरचना बनाती हैं। इस प्रकार का जो विन्यास बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? जालिका रूपी विन्यास कहलाता है। यानी जालिका रूपी शिरा विन्यास कैसा हो जाएगा? जिसमें शिरा व सिरिकाएं मिलकर पत्ती पर जालनुमा संरचना बनाती है, तो बनने वाला विन्यास कैसा होगा? जालिका रूपी शिरा विन्यास हो जाएगा। यदि इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन कौन से पौधे हो जाएंगे? शीशम हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है समांतर शिरा विन्यास। कौन सा है? समांतर शिरा विन्यास। इसमें क्या होता है? देखो, शिराएं एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। शिराएं, शिराएं एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं या पाई जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे बाजरा हो गया, इसके अलावा गेहूं हो गया, ये सारे के सारे किस में आएंगे? समांतर शिरा विन्यास में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पत्ती के अंदर एक क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। कौन सी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ये क्या होता है? देखो, जब जड़ जड़ के द्वारा तने के अंदर से पत्तियों में पानी आता है, तो पत्तियां कुछ पानी को अपने उपयोग में ले लेती हैं तथा पानी को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। देखो, यदि ये परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगी? पादपों, पादपों या पौधों द्वारा, पादपों या पौधों द्वारा अवशोषित जल, अवशोषित जल यानी जो ग्रहण किया जल जड़ के द्वारा, अवशोषित जल, अवशोषित जल के अतिरिक्त, अवशोषित जल के अतिरिक्त यानी जो अवशोषित जल है उसके अतिरिक्त जो जल हो जाएगा, अतिरिक्त भाग को, अतिरिक्त भाग को पत्तियां जल वाष्प के द्वारा, जल वाष्प के द्वारा उत्सर्जित करती हैं। क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी? पादपों या पौधों द्वारा अवशोषित जल के अतिरिक्त भाग को, जो जल अवशोषित किया है इसके अलावा जो अतिरिक्त भाग रह गया जल को, उस भाग को पत्तियां जल वाष्प के द्वारा उत्सर्जित कर देती हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। सीधी सी भाषा में यदि हम बोलें तो जो पत्तियां पानी इकट्ठा करती हैं, यदि उस पानी का अतिरिक्त भाग जो पत्तियों को नहीं चाहिए वो जलवाष्प के द्वारा बाहर निकाल देती हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पत्तियां खाना बनाती हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? एक तो प्रकाश की आवश्यकता होगी। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। प्लस एक हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का वर्णक। हरे रंग का वर्णक कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसी है? देखो, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। ये दोनों मैंने आपको बता दिया। प्रकाश और हरे रंग का एक वर्णक क्लोरोफिल होता है, इसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में साथ में क्या चाहिए? साथ में जल चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी हमको इसमें चाहिए, का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और इस प्रक्रम के दौरान ऑक्सीजन गैस है वो निष्कासित होती है। तो जैसे हम बात करें समीकरण, देखो क्या बनेगा इसका? समीकरण की बात करें तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होंगे? 6 होंगे, प्लस 6 अणु किसके होंगे? जल के होंगे। अब देखो, हम किस किस की उपस्थिति थी? तो एक तो था प्रकाश की उपस्थिति थी, सूर्य का प्रकाश। दूसरा हमने क्या देखा? क्लोरोफिल की उपस्थिति थी, क्लोरोफिल की उपस्थिति। और किसका निष्कासन होता है और क्या बनता है? देखो क्या बनेगा? 6C6H12O6 प्लस हमने देखा था ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं
वो क्या होते हैं, निष्कासित होते हैं, यहाँ से निष्कासित होते हैं। यह था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब बात आई पत्तियों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो बताओ पत्तियों को पानी कहाँ से पहुंचता है, वो पहुंचता है जड़ के द्वारा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में। देखो साधारणतः सामान्यतः क्या होता है, जड़ क्या होती है, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए यानी जकड़े रखती है। जड़ का कार्य क्या हो जाएगा, पौधे को पौधे को जड़ का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, पौधे को जमीन में जकड़े या फिर जमाए रखती है, जमाए रखती जमाए रखती है। यानी पौधे को हिलने नहीं देती है, कार्य किसका होता है, जड़ का होता है। और इस इन्हें मिट्टी में पौधे का एक नाम होता है, क्या होता है, स्थिरक कहते हैं। इन्हें मिट्टी में इन्हें मिट्टी में पौधे का क्या कहते हैं, पौधे का स्थिरक कहते हैं, स्थिरक कहते हैं। यानी इसको स्थिर रखती है, पौधे को जड़ हिलने नहीं देती, इसे इसे क्या बोलते हैं, स्थिरक बोलते हैं। जड़ का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, यदि हम जड़ के कार्य की बात करें तो कार्य क्या हो जाएगा, एक तो अभी हमने देखा था जल का अवशोषण करना, क्या हो जाएगा, जल खनिज लवण आदि का क्या करना, अवशोषण करना, और ऊपर तक पत्तियों तक पहुंच जाना, अवशोषण करना। ये किसका कार्य हो जाएगा, जड़ का कार्य हो जाएगा। यानी जड़ को क्या बोलते हैं, पौधे को जमीन में जकड़िया जमाए रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहते हैं। जड़ के कार्यों की हम बात करें तो जल व खनिज लवण का अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जड़ के प्रकार। तो सामान्यतः देखो जड़ के प्रकार आपने सुनेंगे, मूसला जड़ होती है कि झगड़ा जड़ होती है। कौन सी होती है, मूसला मूसला जड़। सबसे पहले हम मूसला जड़ के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में झगड़ा जड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे पादपों में एक मुख्य जड़ पाई जाती है जो मोटी व लंबी होती है, जिसे हम बोलते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ कैसी हो जाएगी, देखो ऐसे पादपों में एक मुख्य जड़ जो मोटी व लंबी होती है, यानी दोनों गुण होते हैं उसमें, मोटी भी होती है लंबी भी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे मूसला जड़ बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ के बारे में समझ में आ गया, मूसला जड़ क्या होती है, कि ऐसी जड़ जो एक मुख्य जड़ होती है जो मोटी व लंबी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। इसके अलावा हमारी आती है जकड़ा जड़। कौन सी आती है, जकड़ा जड़। मूसला जड़ कैसी होती है, लंबी व मोटी होती है, यानी एक ही होती है। जकड़ा के कैसी होती है, ऐसे पौधे जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है तथा सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, झगड़ा जड़ यानी एक गुच्छे के रूप में होती है। इसमें क्या होता है, देखो मुख्य जड़ नहीं होती है, पहली बात तो ये। जकड़ा में क्या होता है, मुख्य जड़ नहीं होती है, बहुत सारी एक समान जड़ें होती हैं, यानी गुच्छे के आकार में, यानी गुच्छे के रूप में बहुत सारी जड़ें होती हैं, जिन्हें हम जकड़ा जड़ बोलते हैं। इन जड़ों को एक नाम और देते हैं, इन्हें बोलते हैं हम रेशेदार जड़ें। रेशे के रूप में होती हैं, रेशेदार जड़ें भी इनको हम कहते हैं। यानी ऐसी जड़ें हो जाएंगी जैसे ये गुच्छे से बन जाएंगे ना, इस प्रकार की जड़ें होती हैं, ये कौन सी हो जाएंगी, ये जकड़ा जड़ें हो जाएंगी। अब देखो इसके अलावा बात करें कि कुछ जड़ें इस खाद्य पदार्थ को भी संग्रह करती हैं, यानी कुछ जड़ें खाद्य पदार्थ के रूप में भी होती हैं। जैसे हम बात करें कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे मूली, गाजर, शकरकंद। इसके अलावा बात करें सलजम और टेपियोका। ये सारी की सारी जड़ें होती हैं एक तरह से, और इन क्या होती हैं, भोजन का संग्रह करती हैं, यानी खाद्य पदार्थों का
संग्रह करती हैं। क्या करती हैं? संग्रह करती हैं। नहीं, हम खाने में मूली को ही तो खाते हैं, तो ये जड़ के रूप में ही होती है। मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम, टेपियोका जमीन के अंदर होते हैं, यानी ये जड़ के रूप में ही होते हैं। यानी ये जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है, इस प्रकार की जड़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पुष्प के बारे में। क्या आ जाएगा? पुष्प के बारे में। देखो, पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है होता है। क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह होता है। अब देखो, पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। 6 क्लास में ये मुख्य भागों के नाम दे रखे हैं ओनली। तो मुख्य भाग कौन से होते हैं? देखो, ये आपको याद रखना है। मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य भाग होते हैं 4, और इन चारों के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहला हो जाएगा बाह्य दल पुंज। क्या हो जाएगा? बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग हो जाएगा पंखुड़ियां। क्या हो जाएगा? पंखुड़ियां, पंखुड़ियां, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दल पुंज भी बोलते हैं। दल पुंज भी हम इनको बोलते हैं। तीसरा भाग हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। और चौथे भाग की हम बात करें तो चौथा भाग हो जाएगा स्त्री केसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिनके नाम क्रमशः बाह्य दलपुंज, पंखुड़ियां जिन्हें दलपुंज कहते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर हो जाएगा। अब देखो, इसके अलावा यदि हम और बात करें तो देखो, बाह्य जो दलपुंज होता है, एक पहला भाग हमने क्या पढ़ा? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। इसके अलावा दूसरा भाग क्या था? पंखुड़ियां था, पंखुड़ियां था। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों के दोनों पुष्प के अंग कहलाते हैं, यानी सहायक अंग कहलाते हैं। ये क्या हो जाएंगे? ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, पुष्प के सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? तो बाह्य दल पुंज और पंखुड़ियां पुष्प के सहायक अंग होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो दो आपके रह गए, एक तो स्त्री केसर। कौन सा? स्त्री केसर। और दूसरा कौन सा रह गया? पुंकेसर रह गया, पुंकेसर। अब स्त्री केसर का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग, जायांग बोलते हैं। जबकि पुंकेसर का एक नाम है जिसे बोलते हैं हम पुमुंग। क्या बोलते हैं? पुमुंग बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? देखो, बाह्य दल पुंज और पंखुड़िया हमने देखा सहायक अंग होते हैं। स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होते हैं? ये पादप के जनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये दोनों के दोनों पादप के जनन अंग कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। तो ये चारों मुख्य भाग हो गए पादप के। पहला था बाह्य दल पुंज और पंखुड़िया, ये सहायक अंग थे। फिर स्त्री केसर और पुंकेसर ये थे, ये पादप के जनन अंग थे। अब देखो, स्त्री केसर कहाँ स्थित होता है? पादप के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यानी स्त्री केसर की स्थिति कहाँ पर स्थित होती है? तो पुष्प के केंद्र में होती है। देखो, बाह्य दल पुंज की बात करें तो ये पुष्प के सबसे भारी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बाह्य दल पुंज हम देख लेते हैं। देखो, बाह्य दल पुंज की स्थिति कहाँ पर होती है? तो बाह्य दल पुंज पुष्प के सबसे बाहरी भाग में, यानी पुष्प के सबसे बाहरी भाग में, बाहरी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पुष्प के सबसे बाहरी भाग में पाए जाते हैं। और इनका रंग की बात करें, इनका कलर कैसा होता है? तो ये हरे रंग के होते हैं। किस कलर के होते हैं? तो बाह्य दल पुंज हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इनका मुख्य कार्य की बात करें तो बाह्य दल पुंज का मुख्य कार्य होता है पुष्प की सुरक्षा करना, कि पुष्प को कोई तोड़ ना ले। ये होता है क्या? पुष्प की सुरक्षा करना, पुष्प की सुरक्षा करना किसका कार्य होता है? तो बाह्य दल पुंज का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्प की सुरक्षा करना किसका कार्य होता है? तो बाह्य दल पुंज का होता है। देखो, दल पुंज के बारे में हम और देख लेते हैं। किसके बारे में? दल पुंज।
दलपुंज। तो दलपुंज का अर्थ क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो यहाँ से? दलपुंज का अर्थ क्या हो जाएगा? जिनको हम पंखुड़िया भी बोलते हैं, नहीं, दलों का समूह है। इसका अर्थ हो जाएगा दलों का समूह है। दलपुंज को क्या बोलते हैं? पंखुड़िया भी बोलती हैं, जिसका अर्थ हो जाएगा दलों का समूह है। पंखुड़िया कैसी होती है? पंखुड़िया रंगीन होती हैं। तो सबसे पहली बात, कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। जो इनका कार्य क्या होता है? रंगीन होते हैं, जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जो कीट पतंगे होते हैं, यानी कीटों को अपनी तरफ बुलाते हैं। सीधी सी बात यह, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि कीट जो होते हैं वो परागण की क्रिया में सहायक होते हैं, यानी जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, इसलिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तथा ये कीट परागण की प्रक्रिया में परागण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ये था दलपुंज और पंखुड़ियां। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।